बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। लिहाजा है जो जो भी राजनीतिक पार्टी है वो अपने आप को कहीं न कहीं कमर कस चुकी है और वो मैदान में आने के लिए तैयार है। हमारे साथ ललित मोहन सिंह हैं जो वंचित समाज पार्टी से जुड़े हुए कद्दावर नेता हैं। सर, वंचित समाज पार्टी को आप जो है अभी लगातार जो है इस लॉकडाउन में भी घर में रहते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम फ़ोन के माध्यम से तमाम कार्यकर्ता जो आपके अध्यक्ष हैं, जो आपके कैंडिडेट जिसको आपने कहीं न कहीं अपने ज़हन में सेट कर लिया है, उन लोगों से सारे लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ आपका जो है एक सबसे पहले जो चुनाव लड़ने का जो आपका जो सिस्टम है, व्यवस्था है, वो कैसे-कैसे पार्टी में किया? हम पार्टी के बारे में बात करेंगे सर। जहाँ तक सवाल उठता है वंचित समाज पार्टी का, तो पहले समझिए कि इसकी हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ी। जी। देखिए, पिछले 2-3 दशक से हर पॉलिटिकल पार्टी ने वंचितों को भरपूर इस्तेमाल किया है और काम उसके लिए कुछ नहीं। लोग एक झुंझुना थमाते रहा। पिछले 3 दशक से बिहार में ऐसा होता आया है कि फॉरवर्ड कास्ट एक अनदर नेग्लेक्टेड सोसाइटी के रूप में सामने खड़ा हो गया है। इन दोनों का कम्बिनेशन है आपको वंचित समाज पार्टी। अब वंचित समाज पार्टी का जहाँ तक प्रश्न उठता है, तो ये पार्टी बनी है सिर्फ उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और जो अति पिछड़ा वर्ग है, जिसके तक कोई पहुंचने की चेष्टा करना ही नहीं चाहता है। और इसी के तहत हम लोग ये प्रयोजन और इस काम में लगे हुए हैं। मज़दूरों की बात हम लोग उठाते रहे हैं, किसानों की बात हम लोग उठाते रहे हैं, जो कि मोस्ट नेग्लेक्टेड क्लास है आज की तारीख में। नौजवानों की बात उठाते रहे हैं कि उनके लिए किसी ने कुछ किया नहीं। बिहार की बात उठाते रहे हैं इस वजह से क्योंकि बिहार में इंडस्ट्रियल ग्रोथ नाम का चीज़ तो पिछले 40 साल में देखा ही नहीं है लोगों ने। श्री बाबू के डेथ के बाद जो इंडस्ट्रियां चल रही थी, लालू जी के अपहरण कांड ने उन्हें ख़त्म कर दिया और जो बची खुची इंडस्ट्रियां रहीं उसको नीतीश जी के ठेकेदार कांड ने ख़त्म कर दिया। तो वर्चुअली इंडस्ट्री कोई बनी नहीं, जो बनी हुई इंडस्ट्री थी सब उजड़ गई। ललित जी, हम ये बात करेंगे जैसे आपके जो कैंडिडेट हैं या फिर जो आपके संगठन के लोग हैं, उन्हें क्या मैसेज दे रहे हैं? लोगों के बीच क्या मैसेज लेके जाएगा वंचित समाज पार्टी लोगों के साथ? कैसे स्टैंड, जैसे आपने अभी वंचित जो फॉरवर्ड समाज के लोग हैं जिनके बारे में आपने बात की, बातें तो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग 15% आरक्षण की बातें की, तमाम तरह की बातें की, वायदे की, लेकिन कहीं न कहीं सब एक राजनीति करके अपने आप आगे बढ़ जाते हैं और उस चीज़ों को वहीं छोड़ देते हैं। आप में उनमें क्या फ़र्क है? लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं बताता हूँ हम लोग में क्या फ़र्क है। मैं औरों की बात नहीं करता, अपनी बात जानता हूँ कि अगर जो मैं किसी मुद्दे को पकड़ लेता हूँ तो फिर मैं उसको छोड़ता नहीं। मैंने अभी 4 ऐसे पॉइंट्स हैं मेरे जहन में जिसके ऊपर मैं बिहार की जनता से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप हमको समझिए और हमको समझने के लिए पहले अपने आप को समझिए। अपने आप को समझने उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि आप हर चुनाव में किसी न किसी के साथ अपने आप को अटैच करने के बाद आप कोई भी आपके पास कैंडिडेट आता है तो आप उसके लिए सोचते हैं कि चलिए अगले बार देखेंगे। अगला बार आपका कभी ख़त्म नहीं होता। अब ये समय ऐसा आया है अभी जिस समय अगर जो आप आज नहीं चेतेंगे तो कल आपके लिए कहीं समाज में जगह नहीं है। हम जो बात आपसे कर रहे हैं, 4 चीज़ बिहार का मुख्य मुद्दा है, जिन 4 चीज़ों पे बिहार पे पिछले 40 साल में सबने की है, किसी ने इस पे काम नहीं किया। एक, किसान, जो क्योंकि बिहार की कुल आबादी को आप देख लीजिए तो 78% आबादी आज भी गांव में ही बस रहा है। लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन गांव से लोग जुड़े हुए हैं। लेबर, अनएम्प्लॉयमेंट लेबर का इतना है, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर्स का इतना ज़्यादा है कि उसके बारे में कोई ठोस नीति सरकार बनाती ही नहीं है। उसको आज तक ये भी पता नहीं है कि हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज्ड लेबर सेक्टर में कितने लोग हैं। तीसरा है इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जहाँ कि आप इंगेज कर सकते थे बिहार के लड़कों को, आपने कभी इंगेज करने की चेष्टा की नहीं उनको, और न कोई इंडस्ट्री आपने लाने की चेष्टा की। चौथा है क्राइम कंट्रोल। क्राइम कंट्रोल एक ऐसा चीज़ था जो नीतीश, जिसकी फसल खा रहे हैं नीतीश फर्स्ट टर्म की। नीतीश जब आए तो उन्होंने सचमुच फर्स्ट टर्म में क्राइम को कंट्रोल किया था, लेकिन सेकंड थर्ड टर्म में तो नीतीश खुद क्रिमिनल्स के गोद में बैठ गया और उन्होंने कुछ किया नहीं। बस एक चीज़ किया, ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स उन्होंने कर दिया।
और राजनीति कहीं दब के पीछे रह गया। अब उसके बाद फिर बाहुबली की राजनीति शुरू हो गई, वरना बाहुबली कब नहीं थे, हर समय थे, लेकिन ऐसी तरजीह जो लालू जी और नीतीश जी के समय में मिली कभी मिला नहीं लोगों को। कार्यकर्ता छूटते चले गए और धन पशु और बाहुबली लोग राजनीति से जुड़ते चले गए, इसलिए राजनीति का इतना बिगड़। ललित जी, आरक्षण को लेकर के क्या धारणा है आपके जहन में? क्योंकि आपने भी फॉरवर्ड की बातें की, आपने वंचित लोगों की बातें की, लेकिन देखा जाता है समाज में या फिर ऐसे पायदान पे लोग मौजूद हैं जो संपन्न हैं लेकिन वो लाभ ले रहे हैं, लेकिन ऐसे पायदान पे भी लोग मौजूद हैं जो संपन्न नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर स्वर्ण है तो उन्हें कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। इस पे आपका पार्टी का स्ट्रेटजी क्या है? मेरा बहुत क्लियर स्ट्रेटजी इसमें, किसी भी परिवार में आरक्षण अगर जो आप देते हैं तो परिवार के एक ही व्यक्ति को मिलना चाहिए, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उसको आपको आरक्षण में जोड़ लेना चाहिए, चाहे वो किसी कास्ट का हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, उसको आपको जोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर जो आप देखेंगे बिहार गवर्नमेंट का गजट उठा के, तो बिहार गवर्नमेंट पूरे बिहार में सर्वे करने के बाद जगन्नाथ मिश्रा के टाइम में जो गजट बना, उस गजट में 100 नाम नहीं पूरा हो सका, जिसको कहिए कि ज़मींदार 100 नाम नहीं पूरा हो सका था। 100 नाम में जो है वो 83,000 हेक्टेयर ज़मीन तो जोत नहीं रहा। तो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको इसमें समावेश कीजिए। मेरा अपना खुद का मानना ये है कि आरक्षण को भी एक दायरे में लाइए कि किसी भी परिवार से एक ही व्यक्ति आरक्षण ले सकता है। अगर जो पिता ने ले लिया तो फिर पुत्र को नहीं मिलने वाला, क्योंकि फिर नतीजा क्या होता है कि एक नेता जो बैठ जाता है ऊपर बैठ के, वो अपने परिवार को ही आरक्षित करने में लग जाता है। आज उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके आँख के सामने बर्निंग एग्जाम्पल है। रामविलास जी की पूरी पार्टी ही फैमिली पार्टी है, जितनी सीट है उनके परिवार की। एक चंदन जीत के आके हैं, वो भी व्यवस्था है उनकी, क्यों सूरजभान जी एक सशक्त आदमी हैं, नेता है वो आदमी, अपने भाई को अपने बलबूते पे चुनाव जिता लेते हैं। नहीं तो उस पार्टी में कोई बाहर का आदमी के लिए स्पेस है क्या? नहीं स्पेस। तो आप जहाँ भी देखिएगा पार्टी, जहाँ भी ये कास्ट बेसिस पे जो लीडर इमर्ज किया है, वो सिर्फ अपने फैमिली की बात कर रहा है और अपनी फैमिली को ही सारी सुविधाएं मुहैया करा रहा है। मैं इसके सख्त विरोध हूँ। अच्छा सर, वंचित समाज पार्टी का मैनिफेस्टो क्या होगा? अब हम 3-4-5 चीज़ जानेंगे, ऐसी चीज़ें तो एक अलग चीज़ें हो और नया हो। पहला आपको मैंने बताया, किसान के लिए मेरा बहुत क्लियर कट पॉलिसी होगा। मैं कोई मोदी जी की तरह ये नहीं कहूँगा हेल्थ कार्ड बना दूँगा, फलाना बना दूँगा। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए किसानों का एक अलग प्रकोष्ठ और मंत्रालय ही होगा, जिसका काम होगा 72 घंटे के अंदर में अगर जो कोई राष्ट्रीय विपत्ति आती है आपके ऊपर, तो उसका क्लेम का सेटलमेंट करना। नौजवानों के लिए एक अलग सेल होगा जिसमें आप इनरोल होइए। योर जॉब इज़ दी प्रायोरिटी ऑफ गवर्नमेंट, नॉट योर्स। जब तक आपको जॉब नहीं मिलता है, मैं सरकार के तौर पर आपको एक फिक्स्ड अमाउंट स्टाइपेंड के तौर पे दूंगा जब तक आपको जॉब नहीं दिला पाता। तीसरा, लेबर। मैं कोई मनरेगा सनरेगा को मानने को तैयार नहीं। मैं ये मानने को तैयार नहीं कि 260 दिन की कमाई से एक मजदूर 365 दिन खा सकता है। उसको 365 दिन की मजदूरी की गारंटी मैं दूंगा। एजुकेशनल सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करके फिर वही बिहार वापस लाऊंगा कि यूपीएससी का अगर जो रिजल्ट निकले तो टॉप 10 में बिहार के ही लड़के हों, जो आज हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। क्योंकि हमारा एजुकेशन का स्तर इस कदर टूट गया है, ख़राब हो चुका है, किसी का कोई हिसाब नहीं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना हमारे लिए निहायत ज़रूरी है कि बिना इंडस्ट्री आए बिहार का कल्याण हो नहीं सकता। इंडस्ट्रियल ग्रोथ से ही कनेक्टेड है। कोई भी इंडस्ट्री यहाँ तभी आएगा जब उसको 2 चीज़ मिल रहा हो, बिजली एंड सेफ्टी। तो इसलिए क्राइम कंट्रोल आपको करना ही पड़ेगा और प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नीतीश जी ने काफ़ी प्लांट लगाया है बिजली का, इसमें कोई शक नहीं है और मैं उसकी प्रशंसा भी करता हूँ। लेकिन मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि सब कुछ होने के बाद बरौनी थर्मल पावर क्यों नहीं एक्टिवेट हुआ, या फर्टिलाइज़र फैक्ट्री क्यों नहीं काम करना शुरू कर पाए। ये आज तक मेरे समझ से बाहर है।
इसलिए बिजली पर मैं उनके कंट्रीब्यूशन को मानता हूँ। और ये जो 5-6 मुद्दे हैं, इन्हीं 6-7 मुद्दों के साथ हम लोग चुनाव में आएंगे। ललित जी, राजीव गांधी से भी एक समय था जो आपसे उनका एक ताल्लुकात था और बैठना उठना मुलाकात जो तमाम जो दौड़े थे उस वक्त थी। कुछ ऐसी चीज़ें जो उस समय चीज़ें हुई लेकिन अभी वो चीज़ें छूट गई हैं और आप आएंगे तो उस चीज़ों को लाएंगे, ऐसा कुछ? मैं आप राजीव जी का एक बहुत बड़ा खासियत है, और जो लोग राजीव जी को नज़दीक से जानते हैं वो लोग आज मानेंगे भी इस बात को। उस आदमी के मन में कभी किसी के लिए द्वेष नहीं रहा है, और वो हमेशा कोई भी चीज़ को कहे लेट इट गो, उनका पेट वर्ड था, लेट इट गो, छोड़ो। लेकिन एक चीज़ उस आदमी का सपना था, वो मैं बिहार में ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा, आपको आज भी कहता हूँ। क्या? उसका एक बहुत बड़ा सपना था, एम्प्लॉयड टू द स्किल्ड एजुकेटेड बॉयज़। एम्प्लॉयमेंट टू स्किल्ड एजुकेटेड बॉय मतलब टेक्निकली पॉलिश्ड एटमॉस्फेयर और टेक्निकली पॉलिश्ड सोसाइटी को वो डेवलप करना चाहता। और मैं आपको कहूँगा तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन कभी प्रणब मिलेंगे हम और आप मिलेंगे प्रणब के साथ, तो मैं आपको सुना दूंगा कि मैं उस प्रणब रॉय, हाँ प्रणब रॉय, मैं उस प्रणब रॉय को जानता हूँ जो जीन्स पे कुर्ता पहन के एक कपड़े का झोला लटका के राजीव गांधी के पास आया था कि सर मैं डायरेक्ट टेलीकास्ट करूँगा गंगानगर से आपके उद्घाटन का नहर का। तो पीएम ने हमसे कहा कि ये समझ रहे हो क्या बोल रहा है? हमने कहा कि हाँ समझ रहा हूँ। तो लेट अस ट्राई, हमने कहा ट्राई कीजिए। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि डायरेक्ट टेलीकास्ट प्रणब ने स्टार्ट किया, विच इज़ दी बैकबोन ऑफ हिज एनडीटीवी। अदरवाइज एनडीटीवी वाज जस्ट ए स्लॉट मेकर फॉर दूरदर्शन। तो मैं बहुत सी बातें ऐसी हैं जहन में जो मैं आते हैं तो इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ मैं करूँगा उसको, जैसे मैं टेक्नोलॉजी से इस स्टेट को कनेक्ट करूँ। मैं गडकरी जी के एक बात से बहुत सहमत हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ उनके आने के बाद। लेकिन गडकरी जी की एक बात से मैं बहुत ही अपसेट भी हूँ। आप एक्सप्रेसवे पे चलिए, एवरी 60 किलोमीटर के बाद यू हैव ए टोल बूथ, और हर टोल बूथ पर आप 90 रुपीज़ 100 रुपीज़ आपने चार्ज लगाया हुआ है। तो उससे किसको फ़ायदा हो रहा है? सरकार को फ़ायदा हो रहा है, आम आदमी तो मर रहा है। किसान का बाज़ार बिहार का ही आप हाट ले लीजिए, अगर जो दरभंगा मुजफ्फरपुर समस्तीपुर आप इस साइड में कहीं जाइए तो उसका जो मुख्य हाट में आना है उसको अपना ट्रैक्टर लेके तो 5 जगह तो उसको टोल टैक्स ही लग जाएगा। तो टोल टैक्स का एक एरिया को आपको जस्टिफाई करके प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से ऑर्गेनाइज करना होगा। अभी तत्काल जो सरकार चल रही है, थोड़ा ये भी कर लो, थोड़ा वो भी कर लो, थोड़ा वो भी कर लो, इस तरह से सरकार नहीं चली। अगर जो भगवान ने हमको मौका दिया सर्व करने का बिहार को। अच्छा ललित जी, आपकी सबसे बड़ी बात यही हमें लग रही है, जो सारे दल के पॉजिटिव चीज़ों को भी आप रखते हैं और नेगेटिव चीज़ों को भी रखते हैं, ये होना भी चाहिए। ललित जी, अंतिम सवाल मेरा है, अंतिम सवाल, कितने सीट पर वंचित समाज पार्टी तैयारी ठोक रही है, ताल ठोक रही है बिहार में? देखिए, वंचित समाज पार्टी, पहले तो आपको बताता हूँ कि थर्ड फ्रंट बनाने के लिए मैं पूरी तरह से लगा हुआ हूँ, क्योंकि इस बार आने वाला चुनाव मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि न एनडीए का है न यूपीए का है। तो मैं चाह रहा हूँ कि थर्ड फ्रंट बने और सारे लोग जो मुझसे अलग हैं आज की तारीख में वो मुझसे मिल के बात करके लड़ें। लेकिन अगर जो बात बन गई तो ठीक है, अगर जो नहीं बनी तो 100 से 125 सीट तक तो मैं डेफिनेटली लड़ने जा रहा हूँ चुनाव अपने बलबूते पर। बाकी जो दल आएंगे उनका स्वागत है, अपने दल के हिसाब से आप अपनी स्थिति बताइए। अगर जो आपको लगे कि आप मजबूत हैं तो मैं सीट छोड़ने को तैयार हूं। अगर जो आपको नहीं लगता है कि आप मजबूत हैं तो आप मेरे क्लेम को सुन लीजिए, अगर जो मेरा क्लेम मजबूत है तो आप अलग हट जाइए। क्योंकि मुझे जो जिन लोगों से मेरी बातचीत चल रही है इस दौर में, उस दौर में मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं से 125 सीट से कम मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। ललित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ ललित मोहन सिंह थे जो बात करते थे वंचित समाज पार्टी की तरफ से। बाकी देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे एच डी न्यूज़। सहयोगी सोनू के साथ अंशु झा, एच डी न्यूज़ पटना।